हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर और वेक्टर में अब तक हमने कितना कवर कर चुके हैं। अब तक हम वेक्टर का 8 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। वेक्टर 08 तक ख़त्म हो चुका है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीख चुके हैं। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे। लेक्चर को देखने के बाद उसको रिवाइज करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे और रिवीजन जरूर करते रहिए। यूनिट एंड डायमेंशन और सिंपल मैथमेटिक्स का रिवीजन करिए, साथ साथ वेक्टर का भी रिवीजन करते रहिए अभी के टाइम पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक ही हम लोग सिमट रहे थे अभी तक। लेकिन वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन जैसा भी कुछ होता है क्या, वो देखेंगे। वेक्टर में कैसे मल्टीप्लिकेशन क्या आता है उसको देखेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये होता क्या है, इसको जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। रिवीजन जरूर करते रहिएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन बेस्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट्स, किसी भी कंपटीशन के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन के बिना काम आपका नहीं बन सकता है, इसलिए रिवीजन करते रहिए। और जो अभी पढ़ रहे हैं लेक्चर उसको भी पीछे से रिवाइज करते जाइए अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर में आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं, कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से पहले ज़रा समझिए कि अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। एक स्केलर क्वांटिटी को हो और एक वेक्टर क्वांटिटी को हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। क्या स्केलर क्वांटिटी आएगा या वेक्टर क्वांटिटी आएगा या दोनों आएगा। जरा सोचिए जरा सा। एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होता है तो आता है एक वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, मतलब एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक वेक्टर ही आएगा। कैसे आएगा जरा प्रूव करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉडी जिसका मास m है। मास क्या है जब बताइए कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा हमेशा। तो कैसे प्रूव करते हैं इसको। देखिए, मास क्या है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मास को किसी वेक्टर क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। देखिए, ये मास है। जब मास में हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ए को मल्टीप्लाई करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा वैल्यू, फोर्स आएगा कि नहीं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर है और ये क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, ये फोर्स आया। फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, एक स्केलर क्वांटिटी को जब एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आया। हर में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। कुछ और सोच लीजिए जरा सा। ये मास में, मास स्केलर है, मास में किसी और चीज का मल्टीप्लाई कीजिए। मास में मास स्केलर है, इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या आया, मोमेंटम आया। मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन भी है। तो मोमेंटम एक डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी होगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो हमेशा जब भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा,
वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। नोट कीजिए जरा। हो गया? ओके। अब जरा वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ही आएगा, वेक्टर तो आ नहीं सकता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन जरा एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? अगर वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी आएगा। लग रहा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी आएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। जिसमें स्केलर आता है उसको हम कहते हैं, स्केलर इसमें आता है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसी को दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है इसी को, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आता है तो वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी आया तो उसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो स्केलर को स्केलर से वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर प्रोडक्ट भी आ सकता है और स्केलर प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर अगर आया तो उसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आया तो उसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ये फोर्स है 2 न्यूटन का, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स है। रुकिए, मान लीजिए कि मास 2 kg है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से। तो ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? फोर्स होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू क्या करेंगे? i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे करेंगे कि नहीं? ऐसे इसको कर सकते हैं। अब जरा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 4i कैप प्लस 6j कैप। ये क्या आया? ये फोर्स आया। और फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? जब मल्टीप्लाई किए हैं मास में एक्सेलरेशन से तो क्या आएगा? फोर्स आएगा। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए वेक्टर ही आया कि नहीं? ये वेक्टर आया कि नहीं? तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा जरूरी नहीं है कि स्केलर आएगा, वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। लेकिन जब स्केलर को हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर ही आ गया। देखिए, एक स्केलर था एक वेक्टर था, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया वेक्टर आया। तो हर वक्त हमेशा जब भी स्केलर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। ऐसे तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको हटाइए। अब जरा वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर स्केलर प्रोडक्ट भी आ सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी आ सकता है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये तो पता हो गया। जरा करके देखते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है?
मल्टीप्लाई करते हैं ना जब, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, एक डॉट का यूज करते हैं। ए डॉट बी मतलब ए को बी में मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब ये माना जाता है। इसको डॉट प्रोडक्ट इसका यूज करते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू होता है क्या, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ये वैल्यू होता है, ए डॉट बी का वैल्यू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सिंपल ए बी कॉस थीटा, भी बुक में लिखा रहता है। ए बी कॉस थीटा भी सिंपल ही लिखा रहता है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू उसके कॉस थीटा, दोनों का जो वेक्टर बनेगा, उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा, जहाँ थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ भी ए डॉट बी आया डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा उसको लिख सकते हैं, इतना बार नहीं लिखने जाएंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, उसको सिंपल ए बी कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये मत लीजिए कि ए बी एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसमें कॉस उसके कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल जरा देख लेते हैं, देखिए अब जैसे हो गया वर्क, वर्क 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 क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स क्या है, जरा देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखिए एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, याद है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वही स्केलर क्वांटिटी है, 9th में आप जरूर पढ़े होंगे, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि अब इसको हम लिखेंगे, अब से आप कहिएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं कहिएगा, वर्क बराबर वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं कहिएगा, बोलिएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, इसको क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी। एक्चुअल में ये होता है, एक फोर्स को डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दूसरे डिस्प्लेसमेंट से, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दूसरे वेक्टर से, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर से किया हुआ रहता है, तब जाके एक स्केलर आता है वर्क डन। तो वर्क डन बराबर अब से आप याद रखिएगा एफ डॉट डी होता है, एफ डॉट डी, जहाँ पर अगर एंगल दे दिया जाए, मान लीजिए रुक जाइए थोड़ा सा, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर जो है फोर्स लग रहा है इधर से, ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए एंगल थीटा बनता है, थीटा, ये फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो एफ डॉट इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं, और इसी का बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। तो कहीं पर भी डॉट दिया गया हो मतलब कॉस थीटा उसका होगा, जैसे एफ डॉट डी है तो एफ डी कॉस थीटा होगा, नोट कीजिए इसको जरा, हो गया, नोट कर लीजिए। अब जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर वाला केस हमने देख लिया, वेक्टर वाला केस जरा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है
उसको हम वेक्टर v से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कोई वेक्टर आता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी कोई c वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। तो जब c अगर कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर आया है तो मतलब वहाँ क्या हुआ है, वहाँ ये हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट हुआ है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का साइन ऐसे देते हैं, वेक्टर के बीच में एक क्रॉस का साइन देते हैं, इसका मतलब हो गया वो क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आ गया है वेक्टर सी। तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसा साइन होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, यानी कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर सी आया है, इसका मतलब ये हुआ। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए जरा। टॉर्क आप पढ़िएगा, रोटेशन चैप्टर में पूरा टॉर्क ही पढ़ना है, एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है रोटेशन में, टॉर्क ही पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। तो उसको आप जानिएगा आगे, बस इतना जान लीजिए। टॉर्क एक फोर्स जैसा कुछ होता है, फोर्स जैसा ही कुछ होता है टॉर्क। और टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, टॉर्क को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कोई मानते हैं आर वेक्टर, और उसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फोर्स के साथ, वेक्टर फोर्स के साथ। दो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर, दोनों को क्रॉस करते हैं तो टॉर्क आता है। और ये टॉर्क भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर आया है तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है ना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मतलब एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आता है, इतना आता है। जब वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा आएगा। इसको हम ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको ए बी साइन थीटा भी लिखते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो ए बी कॉस थीटा आता था, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर तो ए बी साइन थीटा आएगा, ये इतना याद रखिएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट को आगे अगले लेक्चर में डिटेल में क्लियर करेंगे। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको जरा नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ये है कोई वेक्टर ए, और इधर ऐसे ये है वेक्टर बी। अब वेक्टर ए बी का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा आता है। तो ए बी कॉस थीटा यानी बी कॉस थीटा आया कैसे, ए बी कॉस थीटा कैसे आया वो देखते हैं। कंपोनेंट निकालना आपको सिखाया था मैंने। जब जिससे एंगल बना हुआ रहे उधर होता है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। मान लीजिए वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ अगर एंगल पूछते हैं, यानी कि अगर वेक्टर बी का कंपोनेंट अगर वेक्टर ए में अगर पूछते हैं हम कि वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या होगा, तो जरा निकालिए। वेक्टर बी का कंपोनेंट यहाँ से देखिए जरा, एक परपेंडिकुलर डालिए, यही तो होगा वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा। तो क्या होगा, बी का हम वेक्टर बी का कंपोनेंट निकाल रहे हैं ए के डायरेक्शन में, तो ए के डायरेक्शन में जब निकालेंगे तो क्या होगा, बी कॉस थीटा, थीटा एंगल ये है, ये जो एंगल है वो थीटा है। थीटा किससे एंगल बना रहा है, ए से, वेक्टर ए से बी जो है वेक्टर ए से एंगल बना रहा है, तो ए की तरफ क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर हम ए का पूछते हैं बी के डायरेक्शन में,
एक अगर बी के डायरेक्शन में पूछते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इधर ए का बी डायरेक्शन में वेक्टर बी के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो उसी तरह से हम वेक्टर बी का निकाल रहे हैं कंपोनेंट वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो क्या होगा वेक्टर ए तो पहले से है ही। अब वेक्टर बी के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम वेक्टर बी को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक अलग वेक्टर है। वेक्टर बी के कंपोनेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बी का एक कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा होगा, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए होगा। तो वेक्टर ए डॉट बी में यही होता है, वेक्टर ए डॉट बी में क्या करते हैं, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होता है, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, और बी का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं मॉड बी का कॉस थीटा वैल्यू, तो यही हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो यहीं से आता है कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा यहीं से आता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट निकालते हैं ए के डायरेक्शन में, मान लीजिए इसी का कंपोनेंट निकाल लीजिए बी के डायरेक्शन में, या तो ए का कंपोनेंट निकालिए बी के डायरेक्शन में, या तो बी का कंपोनेंट निकालिए ए के डायरेक्शन में। ये दोनों देखिए तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, बी का ये बी है, बी का कंपोनेंट इधर आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। तो यही तो डॉट प्रोडक्ट यही कहलाता है, इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसमें ए बी कॉस थीटा वैल्यू आता है, नोट कीजिए इसको जरा। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि वी कॉस थीटा आया कहाँ से, ए का, जब मान लीजिए कि ये ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है ऐसे, तो हम अगर आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि बी का ए बी का ए के डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगा, ए और बी का ए बी के डायरेक्शन में क्या वैल्यू आएगा, ये ए का डायरेक्शन था, ये बी का डायरेक्शन था। अब मैं पूछूं कि ए बी ए के डायरेक्शन में ए बी क्या आएगा, तो क्या कीजिएगा, बी ऐसे है इसका एक कंपोनेंट निकाल लीजिएगा ए के डायरेक्शन में, बी ऐसे है इसका एक कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में जब निकाल लेंगे तो ए वेक्टर ए जो होगा उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी होगा उसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हो रहा है, देखिए ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो एक्चुअल में क्या किया हुआ है, ये एक्चुअल में किया हुआ है कि मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, एक्चुअल में क्या है ए इंटू, ये मॉड ए इंटू क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ बी, ये क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए के तरफ वेक्टर बी के कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, वेक्टर ए के तरफ वेक्टर बी का कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है, तभी तो आया, यही आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलॉन्ग में निकालेंगे और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई जब करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए डॉट बी आएगा, यानी कि ए बी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। जरा हम ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, और ए डॉट बी जो है उसको हम ए कॉस थीटा बी भी तो लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा बी, पहले ए कॉस थीटा कर दें और उसके बाद बी कर दें। तो कैसे करते हैं इसको जरा देखिए, पहले नोट कीजिए इसको, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, हो गया। अब जरा देखिए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है, यहाँ से जब एक परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इधर ये क्या हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। किधर आया बी कॉस थीटा, ए के डायरेक्शन में आया है, ए के डायरेक्शन बी कॉस थीटा आया है। इधर एक ये थीटा है, अगर
तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं, ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है तो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। कॉस थीटा का जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन थीटा होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अभी बी कॉस थीटा पर जरा गौर कीजिए। बी कॉस थीटा एक डायरेक्शन में है। बी कॉस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है एक डायरेक्शन में, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ए कॉस थीटा इंटू बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए का कंपोनेंट निकालिए, ये वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में क्या आ गया, बी कॉस थीटा आ गया। अगर वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में खोजे तब वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में खोजिए जरा सा, तो क्या होगा, ये देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में एंगल बी से अब लेंगे। अब एंगल किससे लेंगे, अगर बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट पूछा तो एंगल बी से लेंगे, और बी का अगर ए का डायरेक्शन पूछा तो एंगल ए से लेंगे। तो बी का ए का वेक्टर ए जो है इसका कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए साइन ए कॉस थीटा होगा कि नहीं, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं। जैसे वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में आ गया बी कॉस थीटा, उसी तरह से वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में आएगा ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी में क्या करेंगे, अब ए डॉट बी में क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आईसी को तो लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, कैसे भी लिखिए बात वही आता है, ए बी कॉस थीटा। ये हो गया ए का डायरेक्शन, ए वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में आ गया ए कॉस थीटा, और इंटू बी। तो अगर हम दो वेक्टर, जैसे वेक्टर बी ऐसे है और वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी में अगर निकालना चाह रहे हैं हम, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी में क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा इंटू बी। तो इसी डायरेक्शन में आएगा, जो वैल्यू आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, वेक्टर बी के डायरेक्शन में आएगा। टोटल वैल्यू क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। अगर वेक्टर बी का हम कंपोनेंट पूछते हैं वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट बी कॉस थीटा आएगा, ए इंटू, और ए और बी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ए इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वो भी वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन अब डायरेक्शन किस में आएगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में अब आएगा ये डायरेक्शन इसका। तो ऐसे इसको नोट कर लें, इसको जरा नोट कर लीजिए। वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी में क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी, दोनों तरह से वही वैल्यू आता है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये क्या आया, बी इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। वेक्टर ए का कंपोनेंट आया वेक्टर बी के अलॉन्ग, तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। इसमें ए कॉस थीटा इंटू बी, ए बी कॉस थीटा हो गया। तो यही होता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसको नोट करिए जरा, हो गया। कुछ स्पेशल केसेस आप देखते हैं, स्पेशल केसेस में क्या क्या आते हैं, कुछ स्पेशल एंगल्स पे क्या वैल्यू आता है, डॉट प्रोडक्ट है उसको देखते हैं जरा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगा, वो देखते हैं जरा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा वैल्यू ना, ए बी कॉस थीटा आएगा। इसी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। ए बी कॉस थीटा आता है। अब देखिए ए बी कॉस 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, ए बी और क्या आएगा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और वो मैक्सिमम वैल्यू होता है कॉस थीटा का। तो टोटल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, ये हो जाएगा वैल्यू। ये क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आया, ये क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू।
मैक्सिमम वैल्यू आया, कैसा वैल्यू आया, पॉजिटिव आया है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आया है ये। तो ये बी कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, मतलब ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आया, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आया, यानी कह सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू आया है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसमें क्या होता है देखिए, 180 डिग्री में क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होगा। मैं पढ़ा चुका हूँ सिंपल मैथमेटिक्स में, अगर रिवाइज करें तो आपको पता होगा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस मॉड ए मॉड बी और माइनस होगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो आएगा वो माइनस ए बी आएगा, इस तरह से ऐसे आएगा। मतलब मॉड ए मॉड बी माइनस माइनस बाहर है, माइनस मॉड ए डालेंगे तो ए ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस इंटू मॉड ए मॉड बी, ये वैल्यू आएगा। और ये क्या आया, ये मिनिमम वैल्यू आया है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव में मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आया है और मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू है, मतलब इसको कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू आया है। ये क्या है, कॉस डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू आया है। ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो 180 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू आता है और 0 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू आता है। 90 डिग्री का केस जरा देखते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 पूरा मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा 0 कर देगा। यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, वो 0 आ जाता है। ये केस इम्पोर्टेंट केस है, याद रखिएगा ये वाला, कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। आपको याद आ रहा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि वर्क डन 0 होता है तब जब 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब आप बोझा लेकर सर पर जा रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन काम आप लोग फिजिक्स के नज़रिए से आप काम 0 कर रहे हैं, 0 वर्क कर रहे हैं। अगर आप 50 kg का बोरा लेकर जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो आप काम फिजिक्स के नज़र में 0 वर्क कर रहे हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि उतना काम भी कर रहे हैं लेकिन काम यहाँ 0 हो रहा है, 0 वर्क डन हो रहा है। 50 kg का अगर बोरा सर पर है आपको और आपको जाना है 50 मीटर दूरी पर, तो जा रहे हैं तो आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर वर्क डन 0 है फिजिक्स के नज़रिए से। तो यही क्यों वर्क डन 0 आया, क्योंकि हम वर्क इक्वल टू लेते हैं एफ डॉट डी, यानी फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच जब फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा मतलब वर्क डन 0 है टोटल। तो 90 डिग्री जब एंगल है तो वर्क डन कितना होगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा 0, 0 इंटू एफ इंटू डी 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। वर्क डन इस कंडीशन में 0 हो गया। तो ये कैसे आया, यहाँ पर आज पता चल गया होगा आपको कि यहाँ से आया, क्योंकि हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पर 0 आता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है जब बोझा लेकर हम लोग चल रहे होते हैं। बोझा लेकर हम लोग इसे सीधे चल रहे होते हैं तो फोर्स कहाँ, हम लोग को फोर्स नीचे की ओर लग रहा होता है ग्रेविटी के कारण, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली कर रहे होते हैं। तो दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब 0 वर्क डन हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब दो कोई वेक्टर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वर्क डन यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ए डॉट बी क्या होगा, 0 आएगा उसका वैल्यू। इसमें क्या आएगा, इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, देखिए
90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस 90 डिग्री से छोटा है। पहला क्वाड्रेंट में कॉस मैंने पढ़ा था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है तो पहला क्वाड्रेंट में कॉस साइन टेन सब पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथा में जो होता है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये हमने पढ़ा था। ये देखिए 90 डिग्री से कम, ये जो 90 डिग्री से कम है तो कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। कुछ भी जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसका। और 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री ज़्यादा मतलब ये 90 डिग्री है, दूसरा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री ज़्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो ये जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा इसका वैल्यू। तो ये निगेटिव में वैल्यू आएगा। 180 डिग्री पर क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू आता है, और 90 डिग्री पर 0 आता है डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। नोट कीजिए इसको यार। हो गया, ओके। डॉट प्रोडक्ट क्या ओबे करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो वो इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। जैसे कि कोई वेक्टर ए है ऐसे इधर, और कोई वेक्टर बी है ऐसे इधर, एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या वैल्यू होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू होगा ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा ए से बी के तरफ माना है, ए से बी के तरफ माना है, तो वेक्टर बी का जो एंगल हो, वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा ए के डायरेक्शन में क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा, बी कॉस थीटा इंटू ए, तो ए बी कॉस थीटा हो गया। और अगर बोला जाए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में माना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में मानेंगे जब, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा लेते हैं। तो ए से एंटी क्लॉकवाइज बी की तरफ जाएगा, तो ऐसे फिर बी से एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो किधर आएगा, ए की तरफ इतना आएगा, इधर आएगा एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा, जाए कि नहीं। तब बोल रहा है ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, तो बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो कैसे होगा देखिए, ए कॉस 360 माइनस थीटा इंटू बी करेंगे जब, तो ए कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा क्या होता है, अगर बी कॉस ए है, बी डॉट ए है, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू ए। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा ही आएगा। तो क्या वैल्यू आया देखिए, तो ए डॉट बी का वैल्यू ए बी कॉस थीटा आया है, बी डॉट ए का वैल्यू भी ए बी ए डॉट बी ए कॉस थीटा लिखिए, या फिर ए बी कॉस थीटा लिखिए, दोनों एक ही है। बी ए कॉस थीटा या बी कॉस थीटा, यही तो आ गया देखिए। तो ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसका मतलब नोट किया जाए जल्दी। डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मतलब कि वेक्टर ए
डॉट दिया गया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी है, तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको नोट कीजिए, कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है वेक्टर, और वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। वेक्टर को उसी वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। जैसे वेक्टर ए है, इसी में वेक्टर ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए को जब वेक्टर ए मतलब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए को जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या देंगे यहाँ पर, मॉड ऑफ ए कॉस कितना देंगे, देखिए कितना एंगल बना है दोनों के बीच, 0 डिग्री का। 0 डिग्री का तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री वाले 1 होता है तो ए स्क्वायर आ जाता है। तो जब किसी वेक्टर का उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, वेक्टर का स्क्वायर नहीं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया है। इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। थोड़ा हो गया। अब देखिए जरा, अब जरा कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब 3 डायमेंशनल, यानी कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में आई कैप सब 90 डिग्री होता है। नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है, ये कहलाता है जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस के तरफ होता है आई कैप, वाई एक्सिस के तरफ होता है जे कैप यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप जब करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है। 1 आता है, कैसे आता है जरा देखिए। आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ तो क्या होगा, आई कैप मॉड आई कैप कॉस थीटा। देखिए डॉट प्रोडक्ट आई कैप को जब आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। डायरेक्ट क्या है, एंगल दोनों के बीच, आई कैप के बीच डायरेक्ट एंगल कितना है, 0 डिग्री का। तो एंगल यहाँ 0 डिग्री का बनेगा तो क्या होगा, आई कैप मॉड आई कैप का वैल्यू कितना आ गया, जरा देखिए। कॉस थीटा का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आएगा 1, यहाँ कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 जब आई कैप में, आई कैप क्या है 1 के बराबर है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट 1 ही यूनिट होगा। 1 यूनिट में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो इसलिए इन सब का वैल्यू 1 आता है।
उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप अगर है तो उसका वैल्यू भी 1 आता है। के कैप डॉट के कैप है तो उसका वैल्यू भी 1 आएगा। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई आएंगे तो वैल्यू 1 आएगा। जे कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। लेकिन क्या आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 ही आएगा? देखते हैं जरा। आई कैप को डॉट प्रोडक्ट कीजिए जे कैप के साथ तो क्या आएगा? मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होगा? आई कैप जे कैप दोनों के बीच का एंगल क्या है? आई कैप जे कैप के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है तो 0 यहाँ पर आएगा। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आई कैप जे कैप 0 होगा, जे कैप डॉट के कैप होगा तो उसका वैल्यू भी 0 होगा। के कैप डॉट जे कैप होगा तो उसका वैल्यू भी 0 होगा। आई कैप डॉट के कैप होगा तो उसका वैल्यू भी 0 होगा। मतलब डिफरेंट में देखिए, आई कैप जे कैप के साथ 90 डिग्री, आई कैप के कैप के साथ 90 डिग्री, आई कैप जे कैप के कैप के साथ 90 डिग्री, जे कैप आई कैप के साथ 90 डिग्री, तो सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आता है क्या? 0। हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। इसलिए जब अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन सेम जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 1 आएगा वैल्यू। इतना याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट जब सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू 1 आएगा, अलग अलग के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वैल्यू 0 आएगा। आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, जे के साथ के का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, के कैप के साथ जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 ही आएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कर लीजिए। हो गया? वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया जाए, मान लीजिए ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि आई कैप का आई कैप के साथ वैल्यू अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा वैल्यू। मतलब यही रह जाएगा प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई। जे कैप का जे कैप के साथ, जैसे कि ए कैप का ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप तो ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप होगा। लेकिन ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप जब मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे टर्म्स का इस पूरे टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आई कैप यहाँ पर जे कैप आएगा, तो आई कैप जे कैप का वैल्यू क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट में 0। आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप तो दोनों का वैल्यू 0 आएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट नहीं बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट नहीं बनता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट नहीं बनता है, 0 ही वैल्यू आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा, क्योंकि जे कैप का वैल्यू 1 आएगा।
तो ए वाई बी वाई आ जाएगा, प्लस उसी तरह से इसको अगर इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा वैल्यू, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आएगा। जेड वी जेड ऐसे, तो इसको ऐसे डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, सेम के साथ सेम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा। अगर डिफरेंट के साथ आई कब का जे कब के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू तो डॉट प्रोडक्ट में 0 आता है, क्योंकि ए बी कॉस थीटा आएगा। देखिए ए एक्स बी एक्स कॉस थीटा वैल्यू आया, ठीक है। अब कॉस थीटा आई कैप है, आई कैप के बीच में कितना एंगल बन रहा है, आई कैप के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री यानी वैल्यू आएगा ए एक्स बी एक्स, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो ए एक्स बी एक्स आएगा। लेकिन जब ए एक्स बी वाई कॉस थीटा करेंगे तो देखिए आई कैप जे कैप और आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और 90 कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आता है 0, तो इसलिए ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। तो अगर इसका किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको छोड़कर तो 0 आएगा, तो इसलिए सेम के साथ सेम का मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, और उसका जो वैल्यू आता है वो लिखाता है, बाकी नहीं लिखाया जाता है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए दिया 3 आई कैप वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया आपको 4 आई कैप प्लस 8 के कैप 8 जे कैप माइनस 9 के कैप। ऐसा वैल्यू अगर आपको दे दिया है तो ए डॉट बी क्या निकालिएगा, ए डॉट बी कैसे निकालिएगा, सिंपल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसको इसके अलावा किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा वैल्यू 0 आएगा, इसको इसके अलावा इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा वैल्यू 0 आएगा, इसको इसके अलावा इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू 0 आएगा। तो वो सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 3 12 वैल्यू आएगा, 4 इंटू 8 20 33 32, और 6 इंटू 9 54। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस होगा तो ये माइनस वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 3 और 2 3 और 1 4, 44 में से 54 गया तो आएगा माइनस 10। तो ये आपका वैल्यू है। ऐसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे करते हैं। नोट कीजिए, नोट कर गया, नोट कर लीजिए। अगर अभी तक आप नोट नहीं किए हैं तो वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं एक दो। अब इस क्वेश्चन को कीजिए जरा। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना देन द वैल्यू ऑफ ए इज। जो वेक्टर दिया है ए वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इस ए का वैल्यू पूछा है। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है, मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू मान लेते हैं दे दिया है 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस ए के कैप। हमें ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बोल रहा है कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, तो क्या है, वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए
ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री एंगल है। तो जब 90 डिग्री एंगल है तो क्या होगा, ए बी कॉस 90, ए बी कॉस 90 होता है, ए बी कॉस 90 होता है, ए वेक्टर बी, तो ए बी कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके 0 का बराबर कर देंगे, तो उससे जो ए का वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा। करते हैं, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। अब बराबर 0 होगा, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस 4, तो क्या होगा 3 इंटू -4 प्लस 8 इंटू ए हो जाएगा। आई कैप जे कैप नहीं होगा, क्योंकि आई का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा ही तो 1 आ रहा है, जे का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आ रहा है, के का के कैप के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आ रहा है, तो इसमें आई जे के नहीं पड़ेगा। तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर देखिए -4 प्लस 3, तो क्या आएगा -12 और प्लस 8a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए डॉट बी 0 आएगा, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर तो ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू 0 आएगा। तो ए डॉट बी करते हैं, इसका वैल्यू 0 आता है, तो इसका वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा -4 प्लस 8a इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा। 8 में से -12 घटेगा तो क्या होगा, -4 होगा, -4 प्लस 8a, तो 8a इक्वल टू 4 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आएगा 4/8 यानी 1/2 वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, आ सकता है नीट में, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, नोट हो गया, ओके। तो आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है और भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है ये डॉट प्रोडक्ट में, तो डॉट प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्लियर करना है। डॉट प्रोडक्ट का एक भी कॉन्सेप्ट कहीं फंसा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कवर करूँगा, और 1 2 3 लेक्चर के बाद ये पूरा का पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा। वेक्टर का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, आपको बीएससी लेवल तक का वेक्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नीट और जेईई मेंस में उस लेवल का जो है क्वेश्चन आता है। तो 12th क्लास जो होता है उससे थोड़े ऊपर वाले लेवल तक के नीट और जेईई मेंस में आते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा अपर लेवल तक हम लोग कवर कर रहे हैं। वेक्टर में एक भी कॉन्सेप्ट कहीं पर फंसा नहीं रहेगा।